मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं, 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के निबंध के विषयों पर हम अभ्यास कर रहे थे और यह हमारा 8वां विषय है। और इस विषय में हम देखने जा रहे हैं निबंध का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जब सेक्शन हमारे पास बटे हुए होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के विषय दिए जाते हैं, तो उसमें ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप किस तरह का टॉपिक चुनते हैं और उस पर लिखते कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं पेड ग्रुपों के माध्यम से, आप चाहें तो इनसे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। विशेषताएं इनकी आप देख ही रहे हैं, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जनरल स्टडी के लिए अलग से आप चाहें तो ग्रुप परचेज कर सकते हैं। सामान्य हिंदी का 150 अंक की पूरी तैयारी, 10 मॉक टेस्ट और मॉडल उत्तर और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करवाया जाएगा। निबंध लेखन प्रोग्राम 36 या 30 निबंध के जो विषय हैं, 36 विषय हैं असल में, मॉडल उत्तर के साथ इन पर पूरा फीडबैक इत्यादि की व्यवस्था। आप चाहें तो सारे कोर्सेज जो है वो एक साथ परचेज कर सकते हैं या किसी खास ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं अपनी यात्रा को। तो हमारा जो आज का शीर्षक है, आज का विषय है, वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंटल मुद्दा कोई ना कोई आयोग आपको देगा, क्योंकि यह ज्वलंत विषय है, हमेशा ही रहा है। तो पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है और उसमें साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, साइंस एंड टेक का क्या रोल है, इस पर यहाँ हमें चर्चा करनी है।
एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी होती है और ड्राफ्टिंग करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन पॉइंट्स को तय करें जिन पर कि हमें पैराग्राफ लिखने हैं, और साथ ही साथ हम बीच में जहां भी कोई आंकड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं या कोई उद्धरण या कोई कविता इस्तेमाल करने वाले हैं तो उनको भी स्थान देते रहें, बीच बीच में उनके लिए भी जगह को बनाते रहें। ठीक है, तो ये चीजें इसमें है। अब पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उस पर आप लिख लीजिए। देखिए, पहली चीज तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि पर्यावरण संरक्षण आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसको आप इसमें शामिल करिए, ये सबसे जरूरी चीज है। और उसके साथ साथ आप इसमें ये भी लिखिए कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ये सारी समस्याएं जो हैं ये जैव विविधता के ह्रास को बढ़ावा देती हैं। क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको आप डाल सकते हैं इसमें, जलवायु परिवर्तन, और वहीं से शुरू भी कर सकते हैं, ये तो सबसे गहन और गंभीर मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। उसके साथ साथ आप इसमें प्रदूषण को शामिल करिए। जैव विविधता का ह्रास जो है उसको शामिल करिए। जैव विविधता का जो ह्रास है उसको शामिल करिए। और साथ ही साथ आप इसमें शामिल कर सकते हैं अन्य चीजों को भी, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का जो एक्सप्लोटेशन हम कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन, प्रकृति का दोहन, इन सब चीजों को इसमें पहले पैराग्राफ में हिस्सा दीजिए, मतलब इसको शामिल करके एक पैराग्राफ लिखिए। आप चाहें तो साइंस एंड टेक के किसी ऐसे आविष्कार से शुरू कर सकते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ अहम रोल निभा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी चर्चा में है, जो कि विज्ञान का सबसे ज्वलंत और क्रांतिकारी आविष्कार है। तो उसके माध्यम से अगर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए या क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो उससे आप शुरू कर सकते हैं कि ये चलिए एक सार्थक पहल है जिसके माध्यम से पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनल तरीका तो वही है। किसी भी निबंध के विषय में लिखने के दोनों आयाम संभव हो सकते हैं। आप एकदम नई चीज से, लेटेस्ट चीज से शुरू करके पीछे जा सकते हैं, या पीछे की चीजों से शुरू करके यानी पुरानी बातों से शुरू करके आगे आ सकते हैं। दोनों आपके टॉपिक यहाँ पर, मतलब दोनों तरीके जो है वो कारगर सिद्ध होंगे। तो यही बात है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के पास जितने संसाधन हैं उनके उसका मैक्सिमम उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे देने की कोशिश हमारी जो है वो नहीं के बराबर है। और देना तो छोड़ दीजिए, हम प्रकृति को मौका भी नहीं देते, अवसर भी नहीं देते कि वो अपनी कमी की क्षतिपूर्ति कर सके, उसे परिपूर्ण कर सके, यानी रिचार्ज, रिफिल होने का भी अवसर प्रकृति को नहीं मिल पाता। तब तक हम फिर से खंगालना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे कि ऐसे में विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरा है। विज्ञान ने पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए ठोस आधार दिया है। विज्ञान क्या है? ये विध्वंसक है तो निर्माणकर्ता भी सिद्ध हो सकता है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो विज्ञान का प्रकृति के संरक्षण में योगदान या पर्यावरण संरक्षण में योगदान, तो विज्ञान का इस पूरे मुद्दे में योगदान क्या है? हालांकि विनाश ज्यादा किया है, योगदान कम ही है, लेकिन जो है उसको लिखेंगे। तो पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सहायता इससे मिल सकती है। जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वनों की कटाई और ग्लेशियर के पिघलने की जो दर है उसको जाना जा सकता है। वनों की कटाई को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसका सही आंकड़ा पहचाना जा सकता है जिससे कि उसके नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ उपग्रह टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वनों की जो कटाई हो रही है, ठीक है, वनों की जो कटाई हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसमें समुद्र का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे गंभीर नतीजा क्या है और जो परिणाम है वो तो है ही है। ये बहुत, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है? ये बहुत हॉट टॉपिक है और ये लगातार हो रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। नहीं तो दिन का तापमान उच्च और रात का तापमान शून्य से भी कई डिग्री नीचे, यानी पृथ्वी रात में जो हिस्सा रात के अंधेरे में होता वहां बर्फ जम जाती, मतलब बर्फ में डूब जाती
है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एक ब्लैंकेट का काम करती हैं, एक कंबल का काम करती हैं, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से एक आवरण देती है, जिससे कि तापमान स्थिर बना रहता है, मतलब तापमान में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो ये तो है, लेकिन हमने इसे विकृत कर दिया है। तो परिणाम क्या हो रहा है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वो गैसेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रही हैं, और हमारी गतिविधियों का ये परिणाम है। तो हम क्या इसको नियंत्रित कर सकते हैं? अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना हमने इसे गति पकड़ा दी है, रफ्तार दे दी है, तो उस हिसाब से इस पर नियंत्रण तो अब असंभव है। लेकिन हाँ, इसके बढ़ने में हम और ज़्यादा भागीदार न बने, इसके लिए हम विज्ञान के जो तकनीकें हैं, जो प्रयोग हैं या जो सुविधाएं हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के हर कदम कदम पर निगाह रख सकते हैं और अपने बचाव के उपाय ढूंढ सकते हैं। ये चीज, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसके जो जोखिम के पूर्वानुमान हैं, जलवायु परिवर्तन से क्या क्या और प्रभाव सामने आ सकते हैं, उन सब का हम एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं जितना संभव हो सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने एक काम और किया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, उसके क्षेत्र में काफी ज्यादा क्रांति उत्पन्न की है। इसमें सोलर एनर्जी है, अपनी जल ऊर्जा है। मतलब आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के सोर्सेज हैं, वो सीमित मात्रा में है, उनके भंडार लिमिटेड हैं और किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। ज्यादातर हम फॉसिल फ्यूल पर आधारित हैं और यह जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है। मरे हुए जीवों के शरीर से बना हुआ पेट्रोलियम कितने दिन चलेगा? उसका इतना बेतहाशा दोहन हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, तो एक दिन चुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो चीज तो है ही है। तो हमारे सामने ऊर्जा संकट एक गंभीर चुनौती है, और उसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या पानी के द्वारा प्राप्त होने वाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और तमाम तरह की ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके ऊर्जा के अक्षय स्रोत स्थापित कर सकते हैं। ऐसे स्रोत जिनका कि क्षय कभी संभव न हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये समाप्त नहीं होंगे, सूर्य भी एक दिन समाप्त होगा, लेकिन लंबा अरसा है, मतलब वो संभावना अभी बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे अक्षय ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, जो कि तत्काल में तो अभी क्षतिग्रस्त नहीं होने वाला है। तब तक धरती का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं, कोई नहीं जानता, है ना। मनुष्य का रहेगा या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने का काम ये सब जो विकल्प है। अब इलेक्ट्रिक वाहन का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चर्चा कर सकते हैं। ई व्हीकल जो है, ऊर्जा दक्ष उपकरण जो है, उनकी चर्चा कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी चर्चा करिए कि किस प्रकार से ये धरती के बोझ को कम करने का काम करते हैं। बोझ क्या है? प्रदूषण। इलेक्ट्रिक वाहन हो गए। उसके अलावा इसमें साथ ही साथ आप क्या जोड़ सकते हैं? आप जोड़ सकते हैं जो एनर्जी इफिशिएंट उपकरण है, ऊर्जा दक्ष उपकरण, दक्ष उपकरण, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रीन बिल्डिंगें बन रही हैं, हरित ऊर्जा भवन बन रहे हैं, ये सब पर्यावरणीय दबाव को घटाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन में बायोगैस का आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, बायोगैस को इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हम ढूंढें जो कि प्रदूषण भी कम से कम करें। बायोगैस हो गया। रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से ऊर्जा, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी। इस तरह की जो चीजें हैं उनका हम सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये सब महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रहे हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें विज्ञान का योगदान उल्लेखनीय है। विज्ञान का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। सूक्ष्म सिंचाई, जैविक कृषि और जल संरक्षण, ये तीन चीजें। सूक्ष्म सिंचाई इसलिए क्योंकि पानी को भी हमने बहुत ज्यादा एक तो दूषित किया है और दूसरा उसका दोहन करके उसकी मात्रा को कम कर दिया है। तो सूक्ष्म सिंचाई इसीलिए आवश्यक हो गई है कि पानी की कम मात्रा इस्तेमाल हो और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे, फसल को पानी मिले। सूक्ष्म सिंचाई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैविक कृषि, और जल संरक्षण, जो कि इसी से जुड़ा हुआ, सूक्ष्म सिंचाई से ही जुड़ा हुआ मामला है, जल संरक्षण। ठीक है, ये सारे जो मुद्दे हैं इनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
अब ये सब चीजें इसमें जब शामिल होंगी तो जो तकनीकें हैं वो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देंगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उन्नत फिल्टर, शोधन संयंत्र, निगरानी की जो प्रणालियां हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सब बातें तो है ही हैं, ये तो किताबी बातें हो गई, लेकिन असल में तकनीकी समाधान ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, यही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। हमें व्यवहारिक होकर सोचना होगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचना होगा कि असल में इसका क्या निदान हो सकता है, क्या निराकरण हो सकता है। जो तकनीकी या जो टेक्नोलॉजी स्वयं पर्यावरण के लिए खतरा बन सकती है, वो अगर असंतुलित तरीके से इस्तेमाल की गई, मतलब टेक्नोलॉजी में दोनों संभावना है ना, कि आप उसका यूज कर रहे हैं तो फायदेमंद सिद्ध होगी, तो उसका दूसरा पक्ष ये है कि जरा सी सावधानी हटी तो विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। तो वो चीज है, यानी खतरनाक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण में विज्ञान की जो भूमिका है उसके साथ साथ नीतिगत भागीदारी आवश्यक है, जन भागीदारी आवश्यक है, और कुल मिलाकर एक नैतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। तो बस उपसंहार में ये लिख दीजिएगा कि भाई उपसंहार या समापन जो है उसके अंतिम चरण में ये लिखिएगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम तो है ही है, जैसा कि शीर्षक में दिया गया है, लेकिन इसका प्रभावी प्रयोग सतत विकास की सोच और सामूहिक उत्तरदायित्व पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर वो नहीं रहेगा, सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं होगा, तो फिर ये व्यर्थ है। इस तरीके से आप इसका समापन कर सकते हैं।